आवाज आ रही भाई। गुड मॉर्निंग सिमरन। गुड मॉर्निंग सिमरन जी, कैसी हैं आप? आयुष गुरु जी नमस्ते। अरे यार, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आलू खाओ सस्ते। पानी पियो ठंडा, सर पे मारो डंडा। नमस्ते नमस्ते। वाओ, नमस्ते नमस्ते। आलू खाओ सस्ते, पानी पियो ठंडा, सर पे मारो डंडा। वाओ। चलिए दोस्तों, कहाँ तक होता है जल्दी बताओ फटाफट से। एमी जेटली। वॉइस सुना नहीं दे रहा है। आई थिंक हाइड्रोलिसिस कंप्लीट हो गया था ना। न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा फिर है। वाओ, क्या मस्त है ना बाबा। नया टॉपिक। न्यू टॉपिक। और न्यू टॉपिक, इसका मतलब नया टॉपिक आने वाला है। जितने भी बच्चे हमसे नए जुड़े हैं, मैं बता दूं ये टॉपिक नया है। इसका पुराने किसी भी टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है। फैजांस रूल आएगा ये। आयनिक बॉन्ड है, फैजांस रूल है। क्या बोले जल्दी? आयनिक बॉन्ड, फैजांस रूल। ठीक है, बोलो हाँ। आगे बढ़े। आगे बढ़े। आयनिक बॉन्ड में हम क्या पढ़ने वाले हैं ये समझना कि 100% कोई भी बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता है। क्या बोला जल्दी बताओ? कोई भी बॉन्ड जो है वो 100% कोवेलेंट नहीं होता। उसमें कुछ ना कुछ क्या होंगे? आयनिक कैरेक्टर होंगे। ध्यान सुनना, कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ कोवेलेंट होते हैं। और कोई भी बॉन्ड कोवेलेंट नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ आयनिक होते हैं। दोबारा से बोलो। कोई भी ऐसा बॉन्ड जो 100% आयनिक नहीं होता, उसके अलावा कोई भी ऐसा बॉन्ड है जो 100% कोवेलेंट नहीं होता है। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं कि एक्सपेरिमेंटली अगर हम बात करें तो 100% कोवेलेंट बॉन्ड नहीं पॉसिबल। इसी तरह से एक्सपेरिमेंटली 100% आयनिक बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल। उसमें कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर आएंगे। क्या बोला जल्दी बताओ? उसमें कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर आएंगे। ठीक है, ये न्यू टॉपिक है, आप सबको पता ही है। जो भी बच्चे नए जुड़े हैं, जिनका बैकलॉग था, वो परेशान ना हो। नया टॉपिक है, कोई लेना देना नहीं है। वो आज यहाँ से क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान सुनना। क्लियर? तो एक्सपेरिमेंटली 100% आयनिक बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल। कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर उसमें पाए जाएंगे। वो जो कोवेलेंट कैरेक्टर पाए जाएंगे, वो किसके थ्रू पाए जाएंगे? वो साइंटिस्ट था फजांस। यानी कि फजांस ऐसा साइंटिस्ट था जिसने बताया था कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, और आयनिक कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर आते हैं। ठीक है, तो उसने क्या बताया देखो, अकॉर्डिंग टू फजांस उसने कहा कि जब आयनिक बॉन्ड बनता है तो कैसे बनता है? तब वो बनता है केटायन और एनायन से। क्या बोला जल्दी बताओ? वो बनेगा एक केटायन और एक एनायन से। दोबारा बताओ, किससे बनेगा? वो बनेगा एक केटायन और एक एनायन से। तो जब एक कैटायन और एनायन एक दूसरे के पास आते हैं आइसोलेटेड कंडीशन में। अब ये आइसोलेटेड कंडीशन का क्या मतलब होता है? आइसोलेटेड कंडीशन का मतलब होता है ऐसी कंडीशन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन कुछ नहीं, मतलब किसी तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं हो रहा, कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं आ रहा है, आइसोलेटेड है। ठीक है, हरिओम। जैसे आप आइसोलेटेड हो जाते हो ना, जब मैसेज आता है इट्स ओवर, तो आपको लगता है नाउ आई एम आइसोलेटेड, ओ माय गॉड हाउ कैन आई मैनेज, माय गॉड। चैटिंग कैसे रुक गए बे? सो गए क्या सब लोग जाके? ए अभय, हाँ अब जाके आइए। चलिए, तो जब एक कैटायन और एनायन एक दूसरे के पास में आते हैं आइसोलेटेड कंडीशन में, तो जो कैटायन होता है वो इस एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींचता है। साइमल्टेनियसली जो न्यूक्लियस ऑफ एनायन है, वो भी इस कैटायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचता है। एज द रिजल्ट ऑफ दिस,
एज द रिजल्ट ऑफ दिस डिस्टॉर्शन क्रिएट हो जाता है इन बोथ आयंस। एज द रिजल्ट ऑफ दिस क्या होता है, डिस्टॉर्शन क्रिएट हो जाता है इन बोथ आयंस, ये डिस्टॉर्शन क्रिएट हो गया। ठीक है, बट डिस्टॉर्शन इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ कैटायन इज नेग्लेजिबल। देखो कैटायन का डिस्टॉर्शन नहीं हो रहा है, रीजन बताओ। कैटायन का डिस्टॉर्शन नहीं हो रहा है, इसका रीजन ये होता है कि कैटायन का साइज छोटा है। कैटायन का डिस्टॉर्शन बोलो नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि इसका साइज छोटा है। छोटा होने की वजह से जो इसका इलेक्ट्रॉन होगा वो अपने ही न्यूक्लियस से स्ट्रांगली बॉन्डेड होगा। ठीक है, आया ना? ये स्ट्रांगली बॉन्डेड होगा, और स्ट्रांगली बॉन्डेड होगा तो फिर इसका डिस्टॉर्शन बहुत कम होगा, जो दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसे कंसिडर नहीं करते हैं। इसी डिस्टॉर्शन को कहते हैं पोलराइजेशन। इसी डिस्टॉर्शन को क्या कहते हैं, पोलराइजेशन। और इसी पोलराइजेशन से आपका कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है। इसी को क्या कहते हैं बोलो? डिस्टॉर्शन का मतलब होता है शेप बिगड़ जाना, विकृत आकृति का होना। रोशन, डिस्टॉर्शन का मतलब है विकृत हो जाना, विकृत का मतलब होता है शेप बिगड़ जाना। ठीक है, विकृत का अर्थ है शेप बिगड़ जाना। ठीक है, डिस्टॉर्शन मतलब। तो उसने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू फेजांस, मैं लिख देता हूं जो मैंने बोला।
लिखो, इसको लिखो फटाफट से। क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़ सकता है कोई? देखो, मैं इसको वापस एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से सुनना। आपको बस ये फील लेनी है कि हम पढ़ क्या रहे हैं। पहले लिख लो यार, चलो। आप यहां से कंटिन्यू कर सकते हो राहुल, यस। इस कैटायन के बाद ये आएगा अगला। हो गया? सिंपल है भाई। देखो अब इधर ध्यान से सुनना, मैं इसको वापस समझाता हूँ। एक बार आप पेन को रख दो और मेरा चुपचाप सुनना जो बोल रहा हूँ, रिलैक्स होके, चिल मार के। क्या बोला? चिल मार के, चिल्लम नहीं बे। ओए, चिल मार के बैठ जाओ क्लास में। चिल्लम नहीं, क्या बोला जल्दी बताओ? चिल मार के बैठ जाओ, चिल्लम नहीं, जल्दी बोलो। डीमोटिवेट फील कर रहा है बे, जब विजय सर का साथ, तो डरने की क्या बात। अभी से कहाँ डिमोटिवेशन? डिमोटिवेशन तो क्लास खत्म होगी उसके बाद आएगा, जब कोर्स खत्म होगा। सर इतना सारा कैसे करेंगे? सही है कि नहीं है? मैंने हमेशा एक बात आपसे बोली, देखो, कि ज़िंदगी में जो होता है ना, एक ऐसा मोमेंट भी लाइफ में आता है जब हमें लगता है कि हम क्या करेंगे। वो जो मोमेंट होता है, वो जो फील होती है, उसी को कहते हैं डिमोटिवेशन। लेकिन आपको वो मोमेंट रखना ही नहीं है, पूछो क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में अभी मोमेंट आएंगे। अभी तो हम बहुत छोटे हैं। अरे भाई, अभी तो हम बहुत छोटे हैं, ये मोमेंट हमारी लाइफ के लिए बने ही नहीं है। हमारी लाइफ के लिए चार मोमेंट हैं। सबसे पहले उठो, क्लास में आ जाओ। दूसरा जो पढ़ा है उसको पढ़ लो। तीसरा, पढ़ने के बाद, समझ गए, रिवाइज कर लो, फिर खाना खाओ, फिर सो जाओ, दैट्स इट।
इससे अलावा कुछ मोमेंट नहीं है जिंदगी के अभी हमारे। ये जो इतना सीरियसली तुम सोचते हो, इतने बड़े थोड़ी हो गए हम। मैं क्या करूंगा, कैसे होगा, मैं अपने सपने को तोड़ रहा हूँ, मैं अपने पेरेंट्स के सपनों को तोड़ रहा हूँ। अबे क्या तोड़ रहे हो सपनों को? कुछ नहीं तोड़ रहे। जिंदगी में कुछ ना कुछ कर लोगे, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। जिस बच्चे ने, एक बात मेरा ध्यान से सुना, जिस बच्चे ने ये सोच लिया कि मुझे आईटी करनी है और वो आईटी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुका है, वो जीवन में कुछ ना कुछ जरूर करेगा, क्योंकि इसका मतलब है वो फर्स्ट लेवल पे बहुत इंटेलिजेंट है। आपने आईआईटी का डिसीजन लेते ही आप पूरी दुनिया के अंदर जो 12 करोड़ बच्चे, आज अगर हम बात करें इंडिया की, ठीक है, तो उन सारे बच्चों में आप कम से कम जो है वो कितनों में आगे बताओ? अब 10 लाख के अंदर तो वैसे ही आगे, क्योंकि आपका 10 लाख बच्चा ही जी मेंस देता है। तो आप सोचो कि आपने 12 करोड़ में से 10 लाख की जर्नी तो ऐसी ही पास कर ली सिर्फ एक सोच से। तो जो बच्चा इतनी सोच रखता है वो कितना इंटेलिजेंट होगा, सोचो। एक पेपर का टुकड़ा, एक मात्र एग्जाम आपका करियर थोड़ी डिसाइड कर देगा यार, कि आप जिंदगी में क्या करोगे। अभी सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, खाना पीना मस्त रहना, जिंदगी को एंजॉय करना और खाओ पियो मस्त। पेपर हो कि ना हो ये अलग बात होगी, सिलेक्शन हो या ना हो एक अलग बात होगी, आप अपना काम कर रहे हो। अभी आप सिर्फ पढ़ाई करने का काम कर सकते थे, वो आपने किया और वो आप कर रहे हो। नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? फील लो यार। आपने जेई मेंस करने का, जेई एडवांस करने का डिसीजन लिया और आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर ली। आप सोचो, आप वैसे ही 12 करोड़ में से चेंज हो गया सब कुछ और 4-10 लाख पे आ गए भाई साहब। अगर आप 10 लाख में हैं आज और उसके बाद भी आप सोचो कि आपने ड्रॉप लेने का सोचा, तो कितने इंटेलिजेंट हो आप। अमेजिंग भाई साहब। आप सोचो, वो बच्चा अगर ये कहे कि मैं हार रहा हूं, नहीं, क्योंकि मैं तो हार के फिर खड़ा होकर फिर लड़ने आया हूं। हारूंगा, लड़ूंगा, भिड़ूंगा और फिर जीतूंगा। जिंदगी में सिर्फ एक चीज याद रखना, कि आप जब चाहो जब आपको जीत मिल जाए ये जरूरी नहीं है, बट आप जब चाहो जब आप लड़ जरूर सकते हो। जीत और हार तो बात की बात है। तो अभी सिर्फ आपको लड़ने का जज्बा रखना है, ये सोचने का जज्बा नहीं रखना है कि जीत होगी या हार होगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? इसलिए टेंशन जीत और हार की मत पालो, सिर्फ एक ही चीज की पालो, कि लड़ना है, भिड़ना है, सीखना है और जीतने का जज्बा रखना है, बस। समझ रहे बात को? तो कभी भी अपने आप को हल्का नहीं समझना। एक बात मेरी जिंदगी में याद रखना, मैं जो क्लास में बोलता हूँ, कि कोई भी बच्चा अगर ये कहे कि सर क्या एवरेज स्टूडेंट टॉप कर सकता है, तो मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि बच्चा कभी एवरेज नहीं होता है, उसकी स्टडी एवरेज हो सकती है। आपकी स्टडी एवरेज हो सकती है, आप एवरेज नहीं हो। तो जिंदगी में एक बात याद रखना, आप जिस समय भी जिस भी फील्ड में अपना 100% देने की कोशिश करने लग जाओगे, आप वहाँ इंटेलिजेंट बन जाओगे। तो ये चीज़ मत सोचो कि आप, समझे, आप एवरेज हो। आपकी स्टडी एवरेज है मेरे लल्ला, मचा देंगे हल्ला, हर एक गली मोहल्ला। सिर्फ एक सिलेक्शन, एक रैंक आपके करियर को डिसाइड नहीं कर सकती दोस्त। अभी तो बहुत सारे बाकी है। कहते हैं ना कि हम तो समंदर हैं, हमें शांत रहने दो। मचल उठे तो शहर ले डूबेंगे, समझे? तो जिंदगी में एक ही बात याद रखो, बस जिस दिन मचल उठे उस दिन शहर ले डूबेंगे। वो जज्बा, वो सैलाब अंदर भर के रखो। कोई टेंशन नहीं लेनी जिंदगी की। ये मत सोचो कि मैं ड्रॉपर हूं, ये मत सोचो कि मैंने क्या किया, ये मत सोचो कि मैंने बर्बाद कर दिया, ये मत सोचो कि मैंने बर्बाद करके कुछ नहीं कर पाऊंगा। कुछ मत सोचो। जो हो गया वो मेरे हाथ में नहीं था, जो हो सकता है वो मेरे हाथ में है। समझे? कंट्रोल होंगी ना थॉट, क्योंकि वो कंट्रोल को चेंज करना पड़ेगा शिवानंद। कैसे चेंज करना पड़ेगा? कि जो हो सकता है वो मेरे हाथ में है और उसके लिए मैं पढ़ाई कर रहा हूं, बस। समझ रहे बात को? तो आज के बाद नेगेटिविटी भगा देना भाई। क्यों? क्योंकि जब विजय सर का हो साथ, तो डरने की क्या बात। चले, अब इधर देखो भाई साहब, ये कैटायन और एनायन एक दूसरे के पास आते हैं आइसोलेटेड कंडीशन में। आइसोलेटेड कंडीशन का मतलब होता है ऐसी कंडीशन जिसमें किसी तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन नहीं लग रहा हो बाहर से। जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बाहर से नहीं लग रहा है, तो जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन लगेगा वो इन्हीं में लगेगा। ठीक है? तो यहाँ पर दिमाग की बत्ती जली। बोलो, कि जब ये दोनों एक दूसरे के पास आएंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। जैसे खींचेगा तो उसका शेप बिगड़ जाएगा। ये जो शेप बिगड़ा, इसी को क्या कह रहे हैं अपन? पोलराइजेशन। साइमल्टेनियसली इस कैटायन के इलेक्ट्रॉन को भी खींचेगा, लेकिन वो खींचेगा कम, क्योंकि न्यूक्लियस जो कैटायन का है वो छोटा साइज होने की वजह से अपने ही इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली बॉन्डेड किया हुआ है, तो नहीं खींच पाएगा, तो इसमें शेप नहीं बिगड़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर ये शेप बिगड़ा। अगर ये शेप बिगड़ा तो इसी शेप बिगड़ने को कहते हैं पोलराइजेशन, और इसी पोलराइजेशन से आती है कोवेलेंट कैरेक्टर। इसी से कोवेलेंट कैरेक्टर आते हैं।
समझे? इसी से क्या होता है कोवेलेंट कैरेक्टर आते हैं, ठीक है। अब एक फील जो मुझे लेनी थी वो ये थी कि यार जब पोलराइजेशन बढ़ रहा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे बढ़ रहा है, फील क्या लेनी है, कोवेलर बोलो, कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे बढ़ गया पोलराइजेशन से, इसके लिए कहानी सुनाता हूँ। आपको पता है एक बार राम रावण युद्ध हुआ, राम जी ने तीर मारा, ठीक है, उधर से भी आ रहे तीर। अब क्या राम जी की सेना जीतने लग गई तो रावण को लगा कि यार ये तो अब ज़्यादा सीरियस हो गया युद्ध, उन्हें लगा था पहले तो मैं ऐसे ही निपटू दूंगा, ये तो क्या है। तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि उसको लगा सीरियस हो रहा है तो फिर उसने मेघनाथ को भेजा कि जाओ। और मेघनाथ जो था वो उस समय का सबसे बड़ा योद्धा था, उसका नाम इंद्रजीत था, उसने इंद्र को भी जीत लिया था, उसके पास बहुत सारी शक्तियाँ थी। वो गया लक्ष्मण जी के सामने, लड़ाई हुई। पहले तो लड़ रहे लक्ष्मण, मेघनाथ ने भी सोचा कि देख लेते, छोटा मोटा हो तो यूँ निपटा दे, पर उसने देखा ये तो भारी मत योद्धा है, तो फिर उसने अपना एक तीर चलाया विशेष। लक्ष्मण जी के लगा मूर्छित हो गए थे, याद है? लक्ष्मण जी मूर्छित मूर्छित जैसे ही हुए तो आपको समझ में आ गया अब क्या हुआ, कौन बचाएगा, भाई साहब हलबली मच गई। और हलबली मचती वहां पर क्या हुआ, राम जी को दुखी होने लग गए, रोने लग गए वो कि मेरे भाई को क्या हुआ, क्योंकि वो बेहोश हो गए थे। अब कौन बचाए, एक ही है, संकट मोचन हनुमान, ठीक है। उनको बुलाया, हनुमान जी से रिक्वेस्ट करी कि करो, तो हनुमान जी, अब देखो उस जमाने को इस जमाने से कनेक्ट करें तो क्या होगा, वहाँ जंगल में लड़ाई हो रही थी तो शहर चाहिए ना, तो शहर वहाँ एक ही था लंका, तो डॉक्टर को लेके यहाँ, डॉक्टर को कहते थे वैद्य, तो तुरंत गए वो और वहाँ लंका से वैद्य को उठा लाया। वैद्य जब आया तो देखा उसने उसने अब क्या होता है जैसे डॉक्टर आजकल दवाई लिखता है, तो वैद्य जी ने दवाई, पहले क्या होती थी जड़ी बूटियाँ, तो जड़ी बूटी लिख दी। जड़ी बूटी लिखने के बाद जो है वो अब उनसे कहा कि वहाँ मिलेगी हिमालय में। अब वो हिमालय पहुंच गए तो बहुत सारी जो थी जड़ी बूटियां, वहां समझ में नहीं आया हनुमान जी को, तो उन्होंने कहा ले जय श्री राम, पूरा का पूरा पहाड़ ही उठा लिया। देखा होगा फोटो ऐसे उड़ते हुए, और वो पहाड़ का पहाड़ ऐसे कैसे रख दिया और बोला कि ढूंढ लो। एक कहानी तो ये थी, दूसरी एक और कहानी थी, पता हो गया। एक बार श्री कृष्ण भगवान जो है खेल रहे थे, खेलते खेलते उन्होंने देखा कि कुछ लोग पूजा कर रहे हैं, तो जो पूजा कर रहे हैं तो उन्होंने देखा तो पूछा कि पूजा क्यों कर रहे हो, तो बोला कि वो इंद्र भगवान की पूजा कर रहे हैं, बारिश होगी। एक बात हमेशा याद रखना, मोस्ट साइंटिफिक पर्सन अगर थे वो थे कौन, कृष्ण। जो भी बात उन्होंने की ना वो हमेशा लॉजिकल करी थी, ठीक है, इसका प्रूफ मैं देने वाला हूं अभी। अब क्या हुआ, उन्होंने कहा पहला पहला उन्होंने उस जमाने में बताया था, बोलो 7,000 5,000 साल पहले, ये कि भाई बारिश जो होती है पहाड़ करते हैं, इंद्र भगवान नहीं करते, अगर पूजा ही करनी है तो पहाड़ की करो। तब उन्होंने कहा कि पहाड़ की पूजा करवाई गोवर्धन पर्वत की, तो उस समय क्या हुआ, भयंकर बारिश कर दी इंद्र भगवान ने गुस्से में, किले मेरी पूजा छोड़ रहे हो, सारे के सारे आ गए, बोला कृष्ण बचाओ। अब कृष्ण भगवान को बचाओ तो कृष्ण भगवान ने कहा गोवर्धन पर्वत उठा लिया, याद होगा ऐसे स्टाइल में एक पाँव से एक उंगली पे उठा के रखते थे वो, याद है? अब जब दोनों को स्टोरी को कंपेयर करें तो एक तो बजरंगबली ने पहाड़ उठाया था, एक आपके श्री कृष्ण भगवान ने पहाड़ पहाड़ उठाया था, दिमाग की बत्ती जलाओ। एक बजरंगबली जिसे महाशक्तिशाली, शक्ति के देवता कहा जाता है, ताकतवर कहा जाता है, जब भी शक्ति सामर्थ्य इनकी बात आती है तो सिर्फ एक ही नाम आता है, वो है हनुमान जी। वो भी ऐसे उठा रहे बहुत ताकत से। और कृष्ण भगवान छोटे बच्चे थे एकदम खेलते कूदते, उन्होंने एक उंगली पे उठा लिया। पता है क्यों, उसका रीजन बताता हूँ। कृष्ण भगवान को उस पहाड़ का सेंटर ऑफ मास पता था, कृष्ण भगवान को सेंटर ऑफ मास पता था, मोस्ट साइंटिफिक भगवान थे, ये मैंने पहले ही कहा था आपसे। उन्होंने खट उठा लिया एक उंगली में, उन्हें पता है कि उंगली से भी उठा सकता हूं, बजरंग बली तो उन्होंने सीधा उठाया ताकत से। तो इसी तरह से हमारे पास जो हम ये थ्योरी पढ़ रहे हैं, उस थ्योरी का भी एक सेंटर ऑफ मास है। अगर वो सेंटर ऑफ मास हमें पता चल जाए, अगर बोलो वो सेंटर ऑफ मास, बोलो हमें पता चल जाए, तो ये थ्योरी भी हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगी, हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? तो हमें भी पता चल जाएगा, बोलो, अरे हाँ तो बोल दो, हमें भी पता चल जाएगा। बस वही सेंटर ऑफ मास ढूंढना है इसका। अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले मुझे ये बताना, जैसे कोई कोवेलेंट बॉन्ड होता है तो ये होता है इस दोनों इलेक्ट्रॉन पर, ये बताओ मुझे इसका भी है या नहीं है अट्रैक्शन,
और इन दोनों इलेक्ट्रॉन पर इसका भी अट्रैक्शन है कि नहीं है, आपको पता है। इस पर इन दोनों का भी अट्रैक्शन है और इस पर इन दोनों का भी अट्रैक्शन है। ऐसा नहीं लगेगा, इन दोनों का भी अट्रैक्शन, इन दोनों का, दैट इज द कोवेलेंट कैरेक्टर। तो जब यहां पर पोलराइजेशन हुआ तो आपको ये फील आई कि नहीं आई कि इस पर इसका भी अट्रैक्शन आया, इसका भी अट्रैक्शन आया, देखो इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर ये इसका भी अट्रैक्शन आया, इसका भी अट्रैक्शन आया। आया ना, बोलो। ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इस पर इस न्यूक्लियस का भी अट्रैक्शन है और इस पर इसका भी अट्रैक्शन है। तो ऐसा नहीं लग रहा इलेक्ट्रॉन पर दो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन लग गया, तो यही तो कोवेलेंट कैरेक्टर होता है कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन पर दो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन लग रहा है, दैट इज कोवेलेंट कैरेक्टर। तो फील क्या आई कि यहाँ जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा, और इसी को हम पोलराइजेशन कह रहे हैं, जिसका मतलब जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा उतना कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा। की पॉइंट समझ में आया नहीं आया आपकी, बोलो। सेंटर ऑफ मास समझ में आया नहीं आया इस थ्योरी का, कि यहाँ जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी उतना कोवेलेंट कैरेक्टर आना शुरू हो जाएगा, और इसी शेप बिगड़ने को पोलराइजेशन कहते हैं। तो हम बोल सकते हैं डायरेक्ट कि पोलराइजेशन जितना ज़्यादा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा होगा। अब अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लग जाए, सोचो, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाए, यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाए तो ये ज़्यादा खींचेगा नहीं खींचेगा इलेक्ट्रॉन को। तो अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाए तो इसका मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ने लगेगा। अगर इस कैटायन का साइज छोटा कर दूं तो इस पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ जाएगी। अगर इस कैटायन का साइज छोटा कर दूं तो पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ जाएगी। अगर इसकी डेंसिटी बढ़ गई तो ये वापस से अपनी ओर खींचेगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को। अगर इसकी डेंसिटी बढ़ गई तो वापस से ये खींचेगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को। बोलो। तो ये अपनी ओर खींचेगा वापस से, तो इसका मतलब पोलराइजेशन बढ़ेगा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। अगर मैं इसका साइज बढ़ा दूं एनायन का, सोचना, अगर एनायन का साइज इतना बड़ा कर दूं तो इस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन पर कम होने लग जाएगा। ये जो न्यूक्लियस है इस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन पर क्या हो जाएगा, कम। ये दिख रहा है, ये कौन है, न्यूक्लियस, इसका अट्रैक्शन इस पर क्या हो जाएगा, कम। तो इसका मतलब क्या होगा, ज़्यादा ज़्यादा खींचेगा ये अपनी ओर। अगर ये ज़्यादा ज़्यादा खींचेगा तो फिर से कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। आया ना। तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं फैक्टर्स अफेक्टिंग, किसी को ये लाइन लिखनी हो तो लिख लेना यार, कुछ बच्चे परेशान कर रहे थे, ये लास्ट वाली लाइन, पोलराइजेशन बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एक लाइन और बोलते हैं अपन इसमें, द टेंडेंसी क्लियर, द टेंडेंसी ऑफ कैटायन, यानी कैटायन की वो टेंडेंसी जिससे वो डिस्टॉर्ट कर रहा था एनायन को, इज कॉल्ड पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, क्योंकि उसकी तो पावर ही होगी ना। आयनिक पोटेंशियल, मतलब ये नाम है उसके, पावर ऑफ कैटायन, आयनिक पोटेंशियल और चार्ज डेंसिटी। ठीक है, या एक और नाम उसका हो गया डिग्री ऑफ कोवेलेंसी। ठीक है, डिग्री ऑफ कोवेलेंसी ऑफ कैटायन। क्लियर। तो ये इसको चार्ज डेंसिटी, डिग्री ऑफ कोवेलेंसी, पोलराइजिंग पावर, इसको फाई से लिखते हैं। फाई मतलब होता है चार्ज अपॉन साइज। ठीक है, लिखो इसको फटाफट से।
जल्दी लिखो। जल्दी लिखा। आगे बढ़े। अब मुझे बताना फैक्टर्स अफेक्टिंग फेजांस रूल, ये एप्लीकेशन ऑफ फेजांस रूल। पहला, अगर मैं चार्ज ऑन कैटायन बढ़ा दूं तो क्या होगा बताओ। चार्ज ऑन कैटायन अगर बढ़ेगा तो अभी क्या बताया था अपन ने, बोलो फाई, यानी पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी। पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी तो क्या होगा, पोलराइजेशन बढ़ेगा। पोलराइजेशन बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। और कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा। आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, अब मुझे इसके अंदर ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर पूछ रहा है वो। ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर बताना, देखें। NaCl, MgCl2, AlCl3 और SiCl4, इनमें ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर बताओ। बोलो, इनमें ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर बताओ। देखो, अब मैं अगर बात करूं ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर की, तो चार्ज की बात कर लो। यहाँ 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। ये आ गया। दूसरी अगर मैं बात करूं साइज ऑफ कैटायन, मैंने बताया था ना, साइज ऑफ कैटायन अगर वो छोटा होने लग जाएगा तो फाई बढ़ने लग जाएगा, पोलराइजेशन बढ़ने लग जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ने लग जाएंगे और आयनिक कैरेक्टर घटने लग जाएंगे। हाँ या ना? अब साइज की बात कर लो, देखो तो बताओ, LiCl, फिर NaCl, KCl, RbCl और CHCl। आपको पता है यहाँ से देखो डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है। ये नीचे होते हैं, ऐसे होते हैं, या लिथियम वाले, अगर आपको एस ब्लॉक याद हो तो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। तो अगर नीचे आएंगे तो क्या होगा, साइज, बोलो, बढ़ता है भाई नीचे आने पर साइज। बोलो, नीचे आने पर क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है। तो बताओ कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर, फिर से वही ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर बताओ। यही आएगा। फिर अपन ने कहा था तीसरा, साइज ऑफ एन आयन। तो साइज ऑफ एन आयन अगर बढ़ेगा तो पोलराइजेशन बढ़ रहा था, कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ रहे थे और आयनिक कैरेक्टर घट रहे थे। तो देखो जरा, LiF, LiCl, LiBr और LiI। अब बताओ साइज किसका बढ़ा, LiI का। तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ऊपर 2+3 कैसे है, वाह भावेश। यहाँ एक Cl है तो Cl माइनस होगा तो एक ही प्लस होगा। वहाँ 2 Cl है ना बेटा भावेश, तो वहाँ 2 Cl है तो 2 प्लस होगा, वहाँ 3 Cl है तो 3 प्लस होगा, 4 Cl है तो 4 प्लस होगा। ज्योमेट्री पर डिपेंड नहीं करेगा बेटा आदर्श, है ना? हाँ, ज्योमेट्री पर डिपेंड नहीं करेगा आदर्श, ठीक है।
अब बताओ। तो देखो साइज ऑफ एनायन वहां बढ़ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात ये ऑर्डर आएगा साइज ऑफ एनायन अगर वहां होगा तो। ठीक है, अब साइज के बाद एक ऑप्शन होता है चौथा, चार्ज ऑन एनायन। क्या होता है? चार्ज ऑन एनायन। अब दिमाग की बत्ती जलाओ। चार्ज ऑन एनायन अगर बढ़े तो इसका मतलब समझना, जैसे मान लीजिए ये एक, इस पर एक नेगेटिव है, यहाँ पर ये दो नेगेटिव है, यहाँ तीन नेगेटिव। अब दिमाग की बत्ती जलाओ। जब नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो पॉजिटिव को ज़्यादा खींचेगा नहीं खींचेगा वो अपने पास? पॉजिटिव जो होगा वो ज़्यादा खींचेगा नहीं खींचेगा नेगेटिव को अपने पास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। आया ना तो बोल दो यार। हम्म। भाई साहब, आप एक बात बताओ, अगर चार्ज ज़्यादा है। हम्म। नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है तो पॉजिटिव खींचने ज़्यादा करेगा कोशिश, और ज़्यादा कोशिश करेगा तो क्या होगा? पोलराइजेशन बढ़ेगा। तो नेगेटिव चार्ज अगर बढ़ेगा तो पोलराइजेशन बढ़ेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेंगे और आयनिक कैरेक्टर घटेंगे। अब देखो, अगर मैं बात करूं कि चार्ज ऑन एनायन में, तो पहला है LiS, फिर दूसरा उसने दिया Li2O, तीसरा दिया ये। अब इन पर चार्ज लगाओ। आपको पता है F पर -1 होता है, O पर -2 होता है, नाइट्रोजन पर -3 होता है। तो अगर चार्ज ज़्यादा है तो उस कंडीशन में आप देख के बताओ किसका ज़्यादा होगा पोलराइजेशन? जिस पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा उसमें पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स को। तो ज़्यादा खींचेगा तो इसी का पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, इसी का पोलराइजेशन ज़्यादा होगा तो इसी का कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। हाय मेरे लल्ला, बचा देंगे हल्ला। अरे गली मोहल्ला। ओ मेरे CEO, मेरे I10, मेरे करोड़पति। ओए ओए, समझ में आ रहा है? आपका फेवरेट एलिमेंट कौन सा है? तुम सोचो, कौन सा है सोचो। ओके, यानी ऑक्सीजन और पोटेशियम। ओ माय गॉड, यानी कि ऑक्सीजन और मैग्नीशियम। ठीक है। समझ में आ रहा है? साइज भी है, ये चार्ज और साइज एक ही बात है बेटा, है ना? हम्म। जी जी, रजनीश जी बिल्कुल सही बोले हैं आप। हाँ, अब ये एक बात बता, यह होने के बाद है ना, एक एटो बिहारी खड़ा हो गया हमारा। हमारा लल्ला बिहारी खड़ा हो, बोला सर, हम बोले हाँ सर, ये कौन सा थ्योरी है जो आप हमको पढ़ा रहे हो? हम बोले क्या? जी सर, ये कौन सा थ्योरी है जो आप हमें पढ़ा रहे हो और क्यों हमें इन फजांस रूल के चक्कर में बुड़बक बना रहे हो? हम बोले का हो गया बे? बोला ये आप कैसे बता रहे हो, हमको समझ नहीं आ रहा। हम बोले का नहीं समझ आ रहा? बोला ये ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर वो बताओ। हम बोले किस में बताना? बोला NaCl और CuCl में। और बच्चा बोला कि हम आपको Na प्लस और इस Cu प्लस का भी साइज बता रहे हैं। क्या बोला जल्दी बताओ? Na प्लस और Cu प्लस का भी साइज बता रहे हैं, तो ये दोनों का साइज इट्ठो बराबर है। ठीक है, रेडियस बराबर है। अब आप बताओ कैसे होगा? बोलो। वो कह रहा है कि इन दोनों का साइज बराबर। वो कह रहा है इन दोनों का चार्ज देखो 1 1 आ रहा है। वो कह रहा है ये भी सील, यानी जो आप चार फैक्टर पढ़ा रहे थे दोनों चारों ही सेम हो गए। यानी कि जो आप चारों फैक्टर थे वो चारों फैक्टर ही पढ़ा रहे हो, दोनों सेम हो गए। बोलो। वो चारों फैक्टर सेम हो गए। तो दिक्कत ही हो गई कि ये तो चारों फैक्टर ही फेल हो गए इसमें। तो फैजाज ने कहा भाई बुड़बक बट, पागल कहेगा चुप बुड़बक, पांचवा फैक्टर बता रहा है ना। अरे पांचवा बताएंगे तभी तो बढ़ होगा, इतना जल्दी पूछोगे तो कैसन हो जाएगा बे? है?
ये जो भाषा है ना, ये बहुत अच्छा लगा हमको। कल एक क्या है, ऐसे वीडियो आ गया फेसबुक पर, बहुत पुराना वीडियो, संसद का वीडियो। उसके अंदर क्या हुआ, तो ममता बनर्जी जो है वो बहुत बोल रही थी कि हमको ये नहीं दिया, हमको वो नहीं दिया। तो उधर से लालू प्रसाद जवाब दे रहे थे, बोले तुम मांगा, रेल मंत्रालय को लेके कुछ बहस चल रहा था। बोला तुम मांगा रेल में, ममता जी बोली नहीं मांगा। तो लालू जी उधर, तो नहीं मिलेगा, नहीं मांगा तो कहाँ बोल रही है फिर नहीं दिया, तो मांगे नहीं, नहीं मिलेगा जाओ। यही आईटी, गजब का एकदम। तो हम बहुत ही इंस्पायर्ड हो गया उनसे, एकदम बढ़िया। और एक जोग याद आ गया हमको। एक बार लालू जी सोचे कि चलिए हम जाके जो है वो अंग्रेजी सीखेंगे, बहुत जरूरत हो रहा है, सब लोग अंग्रेजी बोलता है, हम नहीं बोल पाते, हम बहुत दिक्कत हो जाता है। तो बिल क्लिंटन आए थे, तो बिल क्लिंटन बोले कि यार चलो हमारे साथ व्हाइट हाउस, हम तुमको सिखा देंगे। लाल जी चले गए, लाल जी बोले कोनो डिस्टर्ब नहीं करेगा। लाल जी चले गए उधर व्हाइट हाउस में। एक ठो महीना गुजर गया, दो ठो महीना गुजर गया, तीन ठो महीना गुजर गया। और राबड़ी देवी चिंता हो गया। राबड़ी देवी बहुत चिंता में आ गया कि कहाँ रह गए हम, दिक्कत हो रहा है, बहुत टेंशन हो रहा है, बात नहीं हो रहा है। तो इधर से जो है राबड़ी जी फनवा घुमा दी। अब फनवा घुमाते ही बोले कौन बोल रहा है, हेलो, कौन बोल रहा है। उधर से आवाज, अरे हम किल्टनवा बोल रहे हैं। बिहारी रॉक्स दुनिया शॉक्स, एक बिहारी 100 पे भारी। बताओ कैसे। उधर से आवाज क्या आई, हम क्लिंटनवा बोल रहे हैं, मतलब समझे। अंग्रेजी सीखने गए थे, क्लिंटन वाह को बिहारी सिखा दिया, इसीलिए कहते हैं एक बिहारी 100 पे भारी। तो यहाँ पर भी वो बिहारी आ गया, टेंशन आ गया। तो इस बार फजांसवा बोला गया, बुड़बक बैठो तुम, ज्यादा बोल रहा हो तुम, एकदम पूरा सुनना पड़ेगा। फजांसवा भी एकदम बिहारी के अंदर टर्न में चेंज कर लिया अपना। और वो बोला पांचवा फैक्टर होता है टाइप ऑफ केटायन। पांचवा फैक्टर कौन सा है लल्ला। टाइप ऑफ केटायन। उसने बोला 3 तरह के टाइप होते हैं केटायंस के। क्या वाला जल्दी बताओ। 3 टाइप के केटायंस होते हैं हमारे पास। पहला होता है इनर्ट गैस कॉन्फ्रिगेशन। इस इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में ये NH2 NP6 होता है, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। पक्का। तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा, जैसे आपका सोडियम 1s2 2s2 2p6, और ये 3s1 है। तो अब यहाँ से अगर हम एक हटा देंगे तो ये 8 हो जाएगा। दूसरा होता है स्यूडो इनर्ट गैस। क्या होगा, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। स्यूडो इनर्ट में क्या होता है, 18 इलेक्ट्रॉन, यानी कि NH2 NP6 ND10। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स। दोबारा बोलो, NH2 NP6 ND10 क्या होते हैं, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो कॉपर की बात करें तो 1s2 है, 2p6 है, 3s2 है, 3p6 है। ठीक है। अब 3p6 के बाद आपको पता है 3d10 आएगा 4s1। लेकिन अगर मैं कॉपर को +1 कर दूंगा तो यहाँ से हट जाएगा। अब आप देखो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 18। समझ गए। अब कॉपर का तो होता है 29, जिंक का होता है 30, तो जिंक को 2+ कर दूंगा तो ये हो जाएगा वापस। जिंक के बाद अगर मैं इधर आऊँ, 30 के बाद 31, तो गैलियम का 31 होता है तो +3 कर दूंगा। जर्मेनियम का 32 होता है तो यहाँ +4 कर दूंगा। तो इन सब में यही आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, सूडो 18 इलेक्ट्रॉन्स। और इसके नीचे भी आप देखो तो सेम ग्रुप के हैं, तो Ag+Au+ आ जाएंगे, कैडमियम +2 आ जाएगा, Hg2+2 आ जाएगा। तो दीज आर द सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के टाइम। ये सब क्या है,
सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कैटायन होंगे जिसके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। दोबारा बोलो, ये सारे के सारे क्या होंगे? स्यूडो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैटायन। सूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैटायन का मतलब क्या होता है? अब होता है तीसरा नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कैटायन। नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कैटायन का मतलब समझते हो आप? NH2 NP6 ND10 और NS2, 18 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। क्या बोला बताओ? 18 प्लस 2। 3s1 कहाँ गया? सोडियम में। अबे सोडियम प्लस बना दिया ना कीर्ति, तो प्लस बनने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो 3s1 से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। क्या कर रही है कीर्ति ये? नॉन इनर्ट में 18 प्लस 2 होते हैं, जैसे देखो थेलियम। अब अगर मैं इसको थेलियम +1 बना दूं, तो आप सोचो कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा? यहाँ से। +1 बनाते ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। यहाँ से अगर निकला तो ये आपका 2 हो गया, ये आपके कितने हो गए? 18 हो गए। तो इसका मतलब 18 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, आया ना? NH2 दो बार लिख दिया। ओह सॉरी, ये NH2 दो बार नहीं है, N1 ND10 N+1S2 आएगा, है ना? क्योंकि ये 6 हो गया ना, देखो ये 5 5 चल रहा है, 5। तो अगर ये 5 5 चल रहा है तो ये 6 हो गया ना फिर, यानी N+1 D10 हो गया। हाँ ठीक है, समझ आ गया ना अरमान? अब तो आ गया समझ में। ये देखो N+1 कर दिया अपन ने इसको, है ना? हाय अरमान। तो ये आपका 18 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन वाले नॉन इनर्ट गैस होंगे। तो ऐसे कौन कौन से होंगे? देखो अगर लेड की बात करूंगा तो 82 होता है, बिस्मिथ की बात करूंगा तो ये होता है, तो ये आपका +2 हो गया, ये +3 हो गया। नोट करो इसको पहले। फर्स्ट स्लाइड का लास्ट सेंटेंस सही नहीं है। अरे बाप रे भाई साहब गजब। कौन सी फर्स्ट स्लाइड थी? इसका लास्ट सेंटेंस ये क्या बोल दिया था मैंने? कैटायन इज अट्रैक्टेड बाय न्यूक्लियस ऑफ एन आयन साइमल्टेनियसली, electron cloud of cation is attracted by nucleus of anion. As the result of this, distortion created in both ions, but distortion in electron cloud of cation is negligible due to अच्छा negligible because
इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ कैटायन, कहाँ गया वो? स्ट्रांगली बॉन्डेड विद न्यूक्लियस ऑफ कैटायन। ठीक है, यहाँ लिख दो इसको, ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से कोमा आ जाएगा। ठीक है सचिन, अभी ठीक हो गया सचिन? ठीक है सचिन? हाँ अभी इधर आओ। अरे कहाँ चला गया यार तू, ये रहा। हम्म, तो आपको ये समझ में आ गया भाई कि ये तीन ऐसे हो गए कैटायन जो ये रखेंगे, और मरकरी का 80 होता है, तो ये मरकरी का 80 हो गया। मरकरी का 80, तो 80 भी यही रखेगा। देखो आप, क्योंकि थेलियम 81 था तब ये रखा था, एक हटा दिया तो ये हो गया, तो 80 भी तो रखेगा। तो ये मरकरी हो गया, प्लस थेलियम प्लस लेड प्लस 2 और बिस्मुथ प्लस 2, तीन हो गए ये। ठीक है, जो मैं, भावेश क्या डाउट है बेटा? आगे बढ़े। तो हमारे पास तीन तरह के केटायंस आ गए, एक आपका इनर्ट आ गया, एक आपका सूडो इनर्ट आ गया, और एक आपका नॉन इनर्ट आ गया। अब मैं तीन केटायन ले रहा हूं जिनका साइज सेम है, तीनों केटायन है जिनका साइज सेम है। और ये एनायन लिया जो एनायन भी सेम है। और ये एनायन ले लिया जिसका एनायन भी सेम है। क्लियर? यहां मैं लिख देता हूं, ये कौन सा था? इनर्ट गैस। ये कौन सा था? स्यूडो। हाँ इनफ्लेमेबल, बिल्कुल। अब थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं। ये कैटायन का साइज सेम है, ये एनायन भी सेम है, लेकिन अब हमें समझना पड़ेगा कि कोवेलेंट कौन है। कोवेलेंट कौन है, क्या समझना पड़ेगा, जल्दी बताओ। बोलो कि कोवेलेंट कौन है। दिमाग की बत्ती जलाते हैं हम। जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा वही तो कोवेलेंट ज्यादा होगा। बोलो। जो हो गया, इधर देखो। तो मेरा सवाल ये था कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा वही आपका ज़्यादा कोवेलेंट करेक्टर रखेगा, जो अपनी ओर ज़्यादा खींचेगा वही रखेगा। दोबारा बोलो। तो दिमाग लगाते हैं। देखो इसके अंदर अगर हम बात करें, तो जब मैंने इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा था, तो जब इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा था तो आपको पता है क्या था? ये प्लस था, ये आपका क्या था? एस और पी था। बस ये न्यूक्लियस था, एस और पी में 8 प्रोटॉन थे, वो अट्रैक्ट होंगे, और एस और पी
में न्यूक्लियस का अट्रैक्शन रोकने का पावर ज़्यादा होता है, याद है सबको? अगर आपको नहीं पता तो दिमाग की बत्ती जला लेना। सबसे ज़्यादा न्यूक्लियस चार्ज को रोकने की जो पावर है वो एस में होती है, फिर पी में, फिर डी में और फिर एफ में। सबसे ज़्यादा पावर जो होगी वो इलेक्ट्रॉन्स को रोकने की किस में होगी? एस में, पी में, डी में और एफ में। सबसे ज़्यादा कौन रोकेगा? एस। फिर कौन रखेगा? पी। फिर कौन रखेगा? डी। फिर कौन रखेगा? एफ। अब जब यहाँ आ जाते हैं सूडो, तो सूडो में याद है आपको डी आ जाता है बीच में, और फिर एस और पी आएगा। और अगर हम इसमें आते हैं तो एफ आ जाता है पहले, 4F, फिर 5D, फिर 6S और 6P। मुझे इतना सा बता दो कि जब ये डी आएगा तो 10 प्रोटॉन बढ़ेंगे और एफ आएगा तो 14 प्रोटॉन बढ़ेंगे। अब रोकने की जो पावर है इस डी की वो तो कम है, तो रोकने की पावर डी की कम है तो अट्रैक्शन बाहर जाएगा आसानी से और इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर थोड़ा ज़्यादा खींचेगा। यहाँ पर भी एफ को रोकने की पावर कम है। अगर एफ के रोकने की पावर कम है तो इसका मतलब क्या होगा? ये भी अट्रैक्शन बाहर की तरफ जाएगा, और बाहर की तरफ जाएगा तो इसको अपनी ओर खींचेगा। तो अगर ये बाहर की तरफ जाएगा और इसको अपनी ओर खींचेगा तो सोचो क्या हुआ? तो सबसे ज्यादा इनर्ट खींचेगा, सबसे ज्यादा अगर हम पोलराइजिंग पावर की बात करेंगे तो पता है क्या होगा? नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज्यादा, फिर सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, फिर इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले कौन होगा बताओ? नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। फिर क्या होगा बताओ? सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। फिर क्या होगा बताओ? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। दोबारा बोलो। पहला सबसे ज़्यादा नॉन इनर्ट, फिर स्यूडो, और फिर ये पोलराइजिंग पावर का होगा। यस, नॉन इनर्ट शुड बी हाईएस्ट। वेरी गुड गौरव, क्योंकि नॉन इनर्ट में 4F आ रहा है और F आने से 14 प्रोटॉन न्यूक्लियस में बढ़ेगा। 14 प्रोटॉन न्यूक्लियस में बढ़ेगा, लेकिन F की शील्डिंग पावर सबसे कम है, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज को F रोक नहीं पाएगा, तो ये न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज़्यादा खींचने आएगा इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, तो सबसे ज़्यादा पोलराइजेशन करेगा। सबसे ज़्यादा पोलराइजेशन अगर इसका होगा तो यही कोवेलेंट कैरेक्टर रखेगा, हाँ या ना? तो अब जो सवाल आपसे पूछा जाएगा वो बताना अब आप वापस से। ये NaCl था, CuCl था, ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर बताने। तो सबसे ज़्यादा ये होगा KCl, AgCl, RbCl, AuCl। ये आ जाएंगे सारे, देखो आप, क्योंकि ये सब स्यूडो हो गए या नॉन इनर्ट हो गए, हाँ या ना? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ। यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछो भाई लल्ला। ओ मेरे लल्ला, मचाएंगे हल्ला। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बता दे, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ बेटा यश, जो नीचे इन जनरल पीरियोडिक टेबल में नीचे होता है उसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होता है। कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़े फटाफट से। तो इस तरह से पोलराइजिंग पावर के हिसाब से आप आंसर दे दोगे। क्लियर?
वाह, कॉन्सेप्ट क्लियर। यार सच में एक फीडबैक तो दे दो यार, मेरा कैसा पढ़ाता हूँ मैं, मुझे तो पता ही नहीं चलता। हम्म। शायद मेरा नेटवर्क खराब है। बेटा आपका नेटवर्क खराब है तो आप रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है बेटा। झक्कास, बहुत अच्छा, A1 गदर, बहुत बढ़िया। चलो, गदर गदर गदर। हो गया। आगे बढ़ते हैं अब आएगा अगला हेडिंग, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है वो देखो अब। इनर्ट पेयर इफेक्ट देखना क्या होता है। याद हो गया। नेक्स्ट चैप्टर ही था ये बेटा आशीष। नेक्स्ट चैप्टर ये, आयनिक बॉन्ड से कोई लेना देना नहीं है किसी और से। अब इधर देखो, इनर्ट पेयर इफेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो हमेशा, ये क्या है बे, हमेशा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है, लेकिन जब नीचे आ जाते हैं ना लोअर, तो इनकी लोअर हो जाती है। ये सवाल पूछेगा वो आपसे, क्यों। तो अगर हम जनरली बात करें तो जनरली हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल। क्या लिखा मैंने, पढ़ो। कि जनरली हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल। ठीक है, जनरली क्या बोल रहा है वो, हायर
oxidation state is more stable, but in P block 13 to 15th group on moving down, lower oxidation state becomes more stable due to poor shielding effect of 4f subshell. ठीक है, अब इसी में आगे एक लाइन लिख रहा हूं, द टेंडेंसी ऑफ inertness of ns electron towards bonding is called inert pair effect. क्या वाला जल्दी बताओ? The tendency of inertness the tendency of inertness of ns electron towards bonding is called inert pair effect. ठीक है ना? अब इधर ध्यान से सुनना, क्या मतलब है इसका वो मैं समझाऊंगा. सबसे पहले इधर आओ. अभी थोड़ी देर पहले अपन ने थेलियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखा था. थेलियम के अंदर जब अपन ने लिखा, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लास्ट में ये आया था 4f फिर 5d10 6s2 6p1. और अभी थोड़ी देर पहले जब अपन ने लिखा था तो ऐसे लिखा था कि ये 4f होता है, फिर 5d होता है, 6 होता है, 6p1 होता है. याद है? फिर हमने कहा था कि यहाँ 14 प्रोटॉन है, तो दिमाग की बत्ती जलाओ. ये 14 प्रोटॉन है, क्या एफ रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा, तो बाहर की तरफ जाएगा. डी रोक पाएगा? नहीं. लेकिन जब एस और पी में कंपेयर करोगे तो न्यूक्लियर चार्ज रोकने की पावर एस में ज़्यादा, तो एस के पास ज़्यादा लग रहा होगा. एस के पास ज़्यादा लग रहा होगा, तो पी से इलेक्ट्रॉन को निकालें या एस से निकालें, तो एनर्जी किस में कम खर्च होगी? सोचो, दिमाग की बत्ती लगाओ. एस और पी में से अगर इलेक्ट्रॉन निकाले तो एनर्जी किस में कम खर्च होगी? बताओ, एस से निकालने में या पी में निकालने में? बोलो. एस पर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो एस से नहीं निकालेगा, वो पी से निकालना शुरू करेगा. तो यानी अगर मैं थेलियम प्लस बनाऊं और थेलियम प्लस 3 बनाऊं, तो दिमाग लगाना, थेलियम प्लस बनाता हूं अगर, तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहा है. थेलियम प्लस अगर बनाता हूं तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलता है. तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, लेकिन जब 3 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो एस से भी निकलेंगे, तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है. इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है क्योंकि इस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज़्यादा लग रहा था. तो इसका मतलब ये अट्रैक्शन ज़्यादा लग रहा है, इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है, तो एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी. अगर यहाँ एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ती है तो क्या होता है? जब भी एनर्जी देनी पड़ती है तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है. तो अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी? थेलियम प्लस की रादर देन प्लस 3 की. तो ऐसा नहीं लग रहा फिर कि एस के इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो रहा है? ऐसा नहीं लग रहा है कि एस के इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो रहा है? तो यानी अगर एस के इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो रहा है, तो ऐसा नहीं लग रहा कि एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी तब निकलेगा. इसका मतलब ऐसा नहीं लग रहा इनर्ट हो रहा है टुवर्ड्स बॉन्डिंग. वो दो इलेक्ट्रॉन आपस में रहना चाहते हैं. तो इसीलिए दो इलेक्ट्रॉन जब ये आपस में रहना चाहते हैं, क्या बोला जल्दी बताओ? ये दो इलेक्ट्रॉन जब दो इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे के पास रहना चाहते हैं, तो इनर्ट हो गए ना टुवर्ड्स बॉन्डिंग. दैट्स इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट. क्या हो गया ये इनर्ट हो गए टुवर्ड्स बॉन्डिंग, इसलिए क्या कहा जाएगा इन्हें? इनर्ट पेयर इफेक्ट. समझ में आ गया? तो इनर्ट पेयर इफेक्ट समझ में आ गया. अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूं कि यार ये तो लेड आ जाएगा, लेड की सिचुएशन आप मुझे बता सकते हैं? लेड में आप देखोगे तो यहाँ 2 आएगा, लेड में देखेंगे तो P2 होगा.
तो यानी पी के 2 इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, इसके 2 और निकालेंगे तब 4 निकलेंगे। तो बताओ Pb+2 और Pb+4 में से कौन ज़्यादा स्टेबल है? तो +2 ज़्यादा स्टेबल है। इसके बाद अगर आप देखें तो बिस्मिथ+3 है, बिस्मिथ+5 की बात करो, बिस्मिथ+3 और +5 में जब बिस्मिथ की बात करूंगा तो यहाँ 3 आएगा। तो एक तो 3 निकले और एक ये 2 5 निकले, तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? 3। अब देखो मरकरी की बात करेंगे तो मरकरी जो होता है वो 80 रखता है एटॉमिक नंबर। 80 रखने का मतलब होता है कि यहाँ 0 होगा, लेकिन जब +2 बनाऊंगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। तो क्या ये 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से निकालना पसंद करेगा 6s2 का? नहीं। तो इसका मतलब क्या निकला? ये ज़्यादा स्टेबल होगा। क्लियर? तो एक लॉजिक आपसे पूछता हूं मैं, ध्यान से सुनना। एक लॉजिक होता है कि अगर किसी का ऑक्सीडेशन होता है, ये दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, तो ये ऑक्सीडेशन अगर हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा? खुद रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहलाएगा? ये रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन अगर किसी का रिडक्शन हो जाए तो ये खुद क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि ये जो थेलियम+3 है, ये ऐसा नहीं लग रहा कि 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के थेलियम+1 में जाना पसंद करेगा क्योंकि ज़्यादा स्टेबल है? ऐसा नहीं लग रहा कि थेलियम+3 थेलियम+1 में जाना पसंद करेगा, स्टेबल ज़्यादा है इसलिए? बोलो। तो अगर ये रिड्यूस होना पसंद हो रहा है, रिड्यूस, तो ये खुद क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बिस्मिथ+5 की बात करो तो 5 वाला भी 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कहाँ जाना पसंद करेगा? 3 में। तो ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बिस्मिथ के बाद अगर हम बात करें लेड की, +4, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के ये भी +2 में चला जाएगा। ये भी +2 में चला जाएगा। तो इसका मतलब ये समझ में आ गया, दीज आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। सिंपल? पक्का? अब इसी पर एक सवाल पूछा उसने। क्वेश्चन क्या पूछा देखो, कि PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट, वाई? तो इसका एक रीजन बताता हूं। आपने अगर ऑर्गेनिक में पढ़ा या नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा तो आगे पढ़ोगे, कि भाई I- जो होता है ना, ये ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर है। क्या बोला मैंने, बताओ? ये जो है वो ऑर्डर ऑफ, हाँ, रिड्यूसिंग पावर। तो ये ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है I-। तो जो यहाँ Pb4+ है और ये जो I- है, उसमें क्या पता, ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, दोनों रिडॉक्स कर लेते हैं। रिडॉक्स होने की वजह से PbI4 एग्जिस्ट नहीं करता है। सिंपल है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं, TLI3 डज नॉट एग्जिस्ट विद I-। क्या बोला जल्दी बताओ? TLI3 डज नॉट एग्जिस्ट विद I-। तो देखो वापस वापस समझना, I- लिख दिया मैंने और यहां आपका ये थेलियम +3 लिख दिया। दोबारा बोलो।
आई माइनस लिख दिया और ये आपका थेलियम प्लस 3 लिख दिया। दिमाग की बत्ती जली अब कि ये अभी अभी पढ़ा अपन ने, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये तुरंत क्या करेगा, इसको रिड्यूस, तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब सवाल आ रहा है कि TL I3 वो एग्जिस्ट करता है विद I3 माइनस। दो अलग अलग सवाल है, एक है आई माइनस, आई माइनस के साथ ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। और यहाँ किसके साथ एग्जिस्ट करेगा? शेख बेटा, इंडियम जो होगा ना वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्योंकि वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना चाहेगा, ठीक है। हम्म। अब अगर I3 माइनस की बात करेंगे तो दिमाग की बत्ती जलाना, ये I3 माइनस है और ये I3 माइनस थीलियम पर +1 चार्ज लाएगा। तो ये थेलियम प्लस है, I3 माइनस है, थेलियम प्लस जो होगा वो क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, सोचो। थेलियम प्लस क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्या? नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एग्जिस्ट करेगा I3 माइनस के साथ। GA में हायर क्यों होगा, नमूने ही है क्या? सब में हायर होता है ना, क्योंकि वो हायर होते ही इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे अपना अपना, तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, जैसे बोरोन है। अब बोरोन के अंदर आप देखो सिचुएशन क्या होगी, ये तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जब निकालेगा तीनों, तो बोरोन हीलियम कॉन्फ़िगरेशन हो गया ना। बाकी सारे के सारे जो होते हैं हायर इसलिए करते हैं क्योंकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। ये तीनों जब लोअर निकाल रहे हैं तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन की जगह कौन सा हो रहा है, नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्या होगा, नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो जब ये नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बना रहे हैं ना बेटा, तो इस एस पर इस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज़्यादा लगेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी ज़्यादा खर्च होगी। अब एनर्जी ज़्यादा लगती है अगर, तो सिस्टम अनस्टेबल होने लगता है। तो ये क्यों निकालना चाहेगा इलेक्ट्रॉन, है ना। थेलियम प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों नहीं है, क्योंकि तुम्हें कुछ नहीं आता आशुतोष, तुमने थ्योरी क्या पढ़ी। यहाँ से देखो, यहाँ से जब ऑक्सीडेशन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो खुद रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब यहाँ पर आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि ये स्टेबिलिटी ऑफ आयंस लिखी हुई है यहाँ पे, कि थेलियम किस में ज़्यादा स्टेबल है बताओ, +1 में। यानी कि थेलियम जो होगा, अगर वो +3 में होगा तो वो जाना चाहेगा +1 में। तो ये अगर +3 में है तो ये जाना चाहेगा +1 में, इसका मतलब इसका रिडक्शन होगा। जिसका रिडक्शन होता है वो खुद क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी भी नहीं आया समझ में। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे बनाई, वही तो बता रहा हूँ यहाँ से, कि थेलियम का कॉन्फ़िगरेशन ये रहा। अगर यहाँ से एक निकालते हो तो +1, और तीनों निकालते हो तो +3, ठीक है। I3 माइनस वाला एक बार और देख लो। I3 माइनस वाले में क्या है देखो, वापस से, कि आई जो होता है ना आयोडीन, वो दो तरह से रहता है, एक I माइनस की फॉर्म में, एक I3 माइनस की फॉर्म में। जब वो I माइनस की फॉर्म में होगा तो TL I3 में वो 3I माइनस बनेगा, तो इस पे 3+ आएगा, 3+ वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो रिडॉक्स कर देगा, इसलिए एग्जिस्ट नहीं कर सकता। लेकिन जब I3 माइनस की फॉर्म में होगा तो ये I3 माइनस की फॉर्म में होगा, और I3 माइनस की फॉर्म में अगर होगा तो उस कंडीशन में ये +1 की फॉर्म में होगा, और ये +1 वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, ये प्लस वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलो नहीं है, तो इसलिए एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है। इसी तरह से और भी सवाल आते हैं, तो बिस्मिथ की बात बताओ, BI, I5 क्या एग्जिस्ट करेगा, ये भी नहीं करेगा।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी वही सेम कॉन्सेप्ट होगा, ये +3 में आना चाहेगा। ठीक है, ये आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट भी खत्म। तो इस तरह के सवाल आएंगे तो बता दोगे। स्टेबिलिटी ऑफ आयंस क्या होती है, पक्का क्लियर। तो अगली क्लास से नया टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बाय।